ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली में रामलीला मैदान से, जहां रावण दहन की सीधा तस्वीर अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी, आप देख रहे हैं आज की अड़ी। सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विजयदशमी के अवसर पर ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में शस्त्र पूजन किया। आज सुबह इस दौरान संघ प्रमुख ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए देश विदेश के कई मुद्दों पर बात भी की, लेकिन उनके एक बयान ने विपक्ष को राजनीति का मौका दे दिया है। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि कट्टरपंथी स्वभाव जब तक है तब तक हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के हिंदू समाज को एक पाठ पढ़ लेना चाहिए। अगर वो एकजुट नहीं रहेंगे तो दुष्ट ताकतें आप पर अत्याचार करने से चूकेंगी नहीं। गणेशोत्सव के दौरान हुए पथराव का उदाहरण समझाते हुए मोहन भागवत ने यह भी कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अराजकता का व्याकरण समझाया है। उसी व्याकरण में यह भी दर्ज है कि अगर कोई विकट परिस्थिति हो और कोई हमला करने आया हो तो कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को बुलाया जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने प्राणों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हर कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। एकजुट रहे, सतर्क रहे। इस दौरान मोहन भागवत ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि भारत में विविध समाज है और इसी विविधता को कई बार बांटने की कोशिश के लिए तमाम नैरेटिव चलाए जाते हैं। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं। उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। समाज में ये अलगाव, टकराव देश की एकता, एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। आप समझिए कि मोहन भागवत ने हिंदुत्व एकता का संदेश आखिर दिया क्यों है, बांग्लादेश का उदाहरण क्यों दिया। बांग्लादेश में जशोरेश्वरी मंदिर में मां काली का वो मुकुट चोरी हुआ जो पीएम मोदी ने खुद 3 साल पहले वहां गिफ्ट किया था। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान अब तक 35 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जहां कहीं पेट्रोल बम फेंका गया तो कहीं दुर्गा की प्रतिमा तोड़ी गई। दुर्गा पूजा उत्सव में हंगामा, हिंसा करने की लगातार कोशिश की गई है बांग्लादेश में। यह अलग बात है कि पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में इन्हीं अत्याचारों पर मोहन भागवत ने भारत के हिंदू समाज को भी याद दिलाया कि एकजुट रहना सबसे जरूरी है अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्रतिक्रिया कैसी आई? विपक्ष ने वही प्रतिक्रिया दी जिसका आपको अंदाजा हो गया होगा। कांग्रेस ने कहा कि अगर वो अल्पसंख्यकों की चिंता बांग्लादेश में करते हैं तो वही रवैया देश के अल्पसंख्यकों की तरफ क्यों नहीं। तो बाकी पार्टियों ने यह भी कहा ये सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और
बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं। कि इधर उधर की ठेकेदारी लेने से पहले अपने देश के ऊपर काम करने की जरूरत है। आप बाकियों को तो तब जोड़ेंगे जब पहले आप देश जोड़ेंगे जी। हरियाणा के अंदर आप जाट बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में आप मराठा बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं, तो आप तो खुद देश के अंदर इस तरीके का जहर घोल के चुनाव लड़ते हैं। इनको ये भी तो तय करना होगा ना कि आप जो सांस्कृतिक संगठन के मुखिया है, उस सांस्कृतिक संगठन से जिसका अन्योन्याश्रय संबंध है भारतीय जनता पार्टी नाम की संस्था का, उसके मिनिस्टर्स कौन सी जुबान बोलते हैं? वो विभाजक नहीं है। कभी सीवर में उतर के मरने वाले के बारे में तो मैंने मोहन भागवत जी को बोलते नहीं सुना है कि क्यों एक ही जाति के लोग सीवर में उतर के उनकी मौत हो रही है। क्या ये उचित नहीं है कि आय की असमानता के बारे में, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज पीड़ित है? Question of communal forces in Bangladesh is also like in India. India also communal forces are growing and minorities are under attack. And in Bangladesh, in other parts, some parts of the world, minority is always targeted for political purpose. तो अड़ी में आज के सवाल फिर से बेहद सीधे। क्या बीजेपी आरएसएस का मुख्य एजेंडा अब हिंदू वोट को बंटने से रोकना ही है? इसीलिए बार बार ये संदेश दिया जा रहा है, देश में बांटने की राजनीति आखिर कर कौन रहा है और देश के राजनीतिक दल राष्ट्र हित की कहीं अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं? तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, और लेखक करण वर्मा हमारे साथ है। तुहिन सिन्हा, सबसे पहला सवाल आपसे, बार बार ये संदेश देना, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आप बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, और अब आरएसएस के सरसंघचालक भी यही कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट रखने की जरूरत है। क्या ये डर है कि हिंदू वोट बंटता जा रहा है? नमस्ते पद्मजा जी, आपको और सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, निश्चित रूप से जब इस देश का बहुसंख्यक समाज एक नहीं रहेगा तो ये देश एक नहीं रह पाएगा। ये बात हम बहुत पहले से समझते आए हैं। आरएसएस की जब स्थापना हुई थी तो उसका प्रथम उद्देश्य भी यही था कि हिंदू समाज को संगठित कर देश को संगठित करे, लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि हिंदू समाज को बांटने में उसका लाभ है। तो ये दोनों विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हिंदू समाज मजबूत रहेगा तो ये देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर हिंदू समाज एक रहेगा तो यहाँ पे दंगे कम होंगे, क्योंकि हिंदू समाज जो है वो निश्चित रूप से धैर्य में यकीन करता है। आपको पता होगा, तेलंगाना में 2 एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, रशीद खान और फिरोज खान, जिन्होंने खुलेआम, जब वसीम रजवी कन्वर्ट हुए थे हिंदुइज्म में, तो उसको मारने, जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख 25 लाख का की उन्होंने घोषणा की थी रकम की। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? मौलाना तौकीर रजा, जब आग उगलते हैं हिंदू समाज के विरुद्ध, उनको तुरंत कांग्रेस में ले लिया जाता है। तो दूसरे साइड जो है, कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है, हिंदू समाज को दुर्बल करना, और इसीलिए श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने विशेष रूप से कहा कि दुर्बल होना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक बहुत बड़ा अधिकार का उल्लंघन है, और हिंदू समाज को दुर्बल नहीं बल्कि मजबूत होना पड़ेगा। और यही हमने बांग्लादेश में भी देखा है। देखिए, मैं आपको जस्ट 10-30 सेकेंड और लूंगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि आज इस देश में जनसंख्यिकी युद्ध, डेमोग्राफी वॉर एक हकीकत है। समाजवादी पार्टी के एमएलए महबूब अली कहते हैं कि 2027 में हमारी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि देखते हैं आप कैसे जीतते हैं। फिराद हाकिम, जो ममता बनर्जी के खास मिनिस्टर हैं, वो 2016 में एक गार्डन रीच एरिया है कलकत्ता में, वहां ले जाते हैं पाकिस्तान के पत्रकार को, कहते हैं कि आइए हम विशेष रूप से आपको कलकत्ता के मिनी पाकिस्तान को दिखाते हैं। तो इन सभी ताकतों से हिंदू समाज को आगाह करना आज जरूरी है। जो माननीय श्रद्धा, ये खतरा मंडरा रहा है चरण सिंह सापरा हमारे देश के ऊपर, और सारे नेता जो हैं और मोहन भागवत जी भी सिर्फ आगाह करा रहे हैं लोगों को कि आप एकजुट रहिए, एकता रखिए। देखिए पद्मजा जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को विजयदशमी की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको इसके अंदर की बात बताना चाहूंगा जो आपका आज का विषय है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में ये डर तो जरूर है कि उनके हाथ से जो उनका वोट बैंक है
वो खिसकता जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र के चुनाव है या झारखंड के चुनाव है, उसके अंदर किस तरह से उस वोट बैंक को एकत्रित रखने का है, उसके ऊपर ये विचार मंथन करते हुए इन्होंने ये तय किया है कि हमें फिर से एक बार विभाजनकारी राजनीति जो है उसमें उतरना पड़ेगा, और ये उसकी शुरुआत उन्होंने की है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के वोट बैंक यानी कि हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजी है चुनाव में? हम नहीं बांट रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये भी ऊपर से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बात क्या करते हैं? ये इनकी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव ब्लास्ट केस में थी, वो क्या कम उदाहरण है? या फिर और रमेश बिदुरी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के क्या कहा था? एकदम नंगा नाच नाचा था उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ में। अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश को। तो ये तमाम सारी चीजें विभाजनकारी राजनीति तो ये करते आए हैं। चरण सिंह जी, अभी तो हम कह रहे हैं कि एक ही जो हिंदू समुदाय है उसको, भले से वो प्रधानमंत्री हो या फिर मोहन भागवत हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर हिमंत बिस्वा शर्मा हो, वो कह रहे हैं कि आप छिन्न भिन्न मत होइए, आप बट मत जाइए, आप खुद को हिंदू ही मानिए। ये तो एकता का मैसेज है, एकजुटता का मैसेज है। इसमें हर्ष क्या है, इसमें खराबी क्या है? एकजुट रहना तो अच्छा ही है ना किसी भी समाज के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए। मैं उसी भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी का तो सिद्धांत यही है और भारतवर्ष का भी सिद्धांत यही है, अनेकता में एकता, इसी को भी हम मानते हैं। लेकिन फिर इसको स्पेसिफाई करना, यानी एक तरफ आप ये भी बातें करते हो और दूसरी तरफ जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाहे मैं प्रवेश वर्मा का उदाहरण मैंने दिया, अनुराग ठाकुर का उदाहरण मैंने दिया, उसी तरह से गिरिराज सिंह, टी राजा, नीतीश राणे आजकल नए नफरती चिंटू निकले हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करने वाले, और खुद प्रधानमंत्री जो शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र की बात करने वाले प्रधानमंत्री, और खुलेआम 2024 के चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करना, आज जिसकी आबादी ज्यादा है, इस तरह के संकेत देना, तो विभाजनकारी राजनीति कर पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा रहा। ठीक है, करण वर्मा, और नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं, उसके अंदर अगर सत्ता पानी है तो उन्हें इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, ये उनकी एक धारणा बन रही है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, हिंदू वोट को आप एकजुटता का संदेश दे रही है बीजेपी, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर रही है। देखिए पद्मजा जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल रही है हमेशा से, और वो तो अब इसमें डरते भी नहीं। इनकी प्रवक्ता है शामा मोहम्मद, उसने तो साफ ट्वीट करके ये बात कही कि एक समुदाय जो इन मास हमें वोट देता है वो मुस्लिम समाज है। चाहे वो शाहबानो का केस हो जहां इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न कर दी, या अभी हुगली का केस हो जहां पुलिस का कहना है कर्नाटका में कि भाई इन पे केस होना चाहिए। कैबिनेट नोट में ये बात लिखी हुई है कि पुलिस, जिनके ऊपर पुलिस इंजर्ड हुई है, 12 पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं, उनका केस इन्होंने वापस ले लिया एआईएमआईएम को खुश करने के लिए। तो जहां इस कदर तुष्टीकरण हो, जहां भारत आजाद होने के बाद से 14 लोकसभा में 400 मुस्लिम एमपी चुन करके आए हैं, उसमें से 350, मैं बात कह रहा हूं 350 अशरफ वर्ग के हैं, ऊंचे वर्ग के हैं, जो केवल 15% है, उसकी बात नहीं करेंगे ये। वहां पे इन्हें अपना वोट बैंक जोड़ना है, वहां जात पात की बात नहीं करेंगे। और बाकी हर जगह राहुल गांधी खुल के बोलेंगे किस जात के हो भाई, तुम किस जात के हो, तुम्हारा मालिक किस जात का है। वो आज संदेश दे रहे हैं एकजुटता का। अरे आप लोगों ने जो गंद घोला है, कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ, कभी जाट वर्सेस नॉन जाट, कभी दलित वर्सेस नॉन दलित, उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है इस बार। किसने आपसे कहा था किस तरह से आप तुष्टीकरण करें? तो अब अगर मोहन भागवत जी उसका काउंटर में ये कहते हैं, और एक बात सच है, हिंदू समाज ने बहुत कुछ सहा है, चाहे वो बर्मिंघम हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो रालिफ गालिब सालिफ की पुकार हो कश्मीर में, जहां आज भी वो रेफ्यूजी हैं, 5 लाख कश्मीरी पंडित बाहर निकले। रोहिंग्या के समाज के लोगों के लिए आजाद मैदान पे इकट्ठे होकर रोहिंग्या समाज को सेटल कर सकते हैं, पर कश्मीरी पंडित को नहीं कर सकते। तो इस ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आखिर पद्मजा जी, हिंदू संस्कृति है जो ये कहती है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अगर हम प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म की भी बात करें, वो हिंदू कल्चर, हिंदू सिविलाइजेशन है। देश
का सेक्युलरिज्म भी तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। तो इसमें क्या बुराई है अगर ये बात बोली? चरण सिंह जी, और आप कह रहे हैं कि हम तो हमेशा एकजुटता का मैसेज देते हैं। आज मोहन भागवत ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में कई कुरीतियां रही हैं, उसकी अपनी कुछ विषमताएं रही हैं, पर इस भाव को लेकर के अलगाववाद का भाव पैदा करना, ये कांग्रेस की राजनीति है, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही है कि हिंदू समाज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ तकलीफ है, वहां पे आप कहिए कि जानबूझ करके आपको दबाया जा रहा है, एक समुदाय को, एक कास्ट को दूसरी से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा रहा है। और इसी बंटवारे की राजनीति के खिलाफ अब हर कोई बोल रहा है, भले से ही वो आरएसएस हो, बीजेपी हो या कोई। मैं आरएसएस के दोगले मापदंडों का अभी एक्सपोज करता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये क्या है? ये पंचजन्य में 1945 में छपा था कि आरएसएस के सरसंचालक किस तरह से ये तीर कमान उन्होंने कहां डायरेक्ट किया है? महात्मा गांधी और जो दूसरे स्वतंत्र सेनानी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से 10 मुंह, रावण के मुंह दिखाए हैं। आज विजयदशमी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और करण वर्मा इस पे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर ये क्यों आरएसएस ने किया था? ये इनके दोहरे मापदंड है, वो मैंने एक्सपोज किए हैं। और दूसरी बात, अगर आप हिंदुओं के इतने ही तरफदारी कर रहे हो तो मुझे बताइए कि वो जो 700-750 किसानों की मृत्यु हुई, जो 1 साल तक बैठे थे काले कानून वापस लेने के लिए, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसान जिनके ऊपर नेता पुत्र ने गाड़ी चला दी, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो आर्यन मिश्रा फरीदाबाद में गौ तस्करों ने मार दिया, सर, ये अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर के मामले मार दिया, क्या वो हिंदू नहीं थे? मैं आपको कोट करती हूं कि आज सरसंचालक ने क्या बोला। उन्होंने कहा, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूं, उन्होंने कहा समाज में विविधताएं हैं, विविधताओं को अलगाववाद में परिवर्तित किया जा रहा है, और वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, परोक्ष रूप से करते हैं। किसी एक चीज को उठा के उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और हिंदू समाज को बांटते हैं। ये बंटवारा बंद होना चाहिए। पद्मजा जी, यही तो मैं कह रहा हूं। आप तो भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देने के लिए तुरंत आ जाती हैं। जो मैं सवाल कर रहा हूं, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने उत्तर देना चाहिए। आप उनको बचाने के लिए बीच में मुझसे सप्लीमेंट्री सवाल फिर पूछ रही है। सर, क्योंकि मैं वापस मुद्दे पे ला रही हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर ये हो रहा है। हाँ। जो मैंने उदाहरण, नहीं, मैं मुद्दे पे ही हूं, मैं मुद्दे से दूर नहीं जाता हूं, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है उसके अंदर हिंदुओं की क्या अवस्था है वहां पर। ये मैंने उदाहरण दिए। क्या उत्तराखंड के अंदर जो अंकिता का रेप हुआ था वो किसने किया था? अब मैं नाम लेके बताऊं तो ये तमाम सारी चीजें, देहरादून में जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस में जो रेप हुआ, या फिर नर्स का रेप हुआ उत्तराखंड के अंदर, कितना बड़ा मामला हुआ था। ठीक है, तो क्या वो कौन थे? तो ये सारे अलग अलग जो उदाहरण है, चरण सिंह सापरा दे रहे हैं कि देश का हिंदू खतरे में है, आप बांग्लादेश का डर दिखा रहे हैं। दांत खाने के और दिखाने के और है, ये मैं कहने जा रहा हूं। भाजपा के राज्य में देश के हिंदू ही खतरे में। इनका तर्क राहुल गांधी की तरह कमजोर है, क्योंकि ये कौन सी बातों को जोड़ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर के विषय को जोड़ रहे हैं। आज की इतनी अच्छी स्पीच रही है, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने। उन्होंने कहा कि जो वाल्मीकि जयंती आज मनाया जाता है वाल्मीकि समाज के बस्तियों में, क्या वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए या हर व्यक्ति को मनाना चाहिए? तो इतनी खूबसूरत बात कौन कह सकता है और कौन उसका विरोध करेगा? मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने वोकिज्म के बात के विरुद्ध कहा और उन्होंने डीप स्टेट के विरुद्ध कहा। और जब डीप स्टेट के विरुद्ध कहा जाता है तो पीड़ा होती है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जब पिछले 1.5 वर्षों से राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई डीप स्टेट इन्वॉल्व है। अब मैं फाइनल आपसे पूछ रहा हूं, देखिए महाराष्ट्र में हमारे विषय क्या है? महाराष्ट्र नहीं कर रहे, चुनाव आने वाले हैं। एक सेकंड, आप भी महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप भी महाराष्ट्र में बैठे, इसलिए मैं सीधा सवाल आपसे महाराष्ट्र के विषय पे पूछ रहा हूं। महाराष्ट्र में हमारे विषय क्या है? लाडली बहन लाडला भाई हमारे विषय है, मेट्रो रेल हमारे विषय है, कोस्टल रोड। इनके विषय पिछले 3 दिन से क्या है? नाना पटोले रट लगा के रखे हैं कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का इस बार एक मुस्लिम होगा।
तो ये कहां से तुष्टीकरण में जो इस प्रकार से लिप्त हैं वो समाज कल्याण के, समाज की एकता के विषय में कैसे सोच ठीक है, सकते हैं? वापस मुद्दे पे आइए। एक जो जरूरी चीज बोली, आप बार बार कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ अगड़ी जातियों की पार्टी है, वो पिछड़ी जातियों के खिलाफ है। आज मोहन भागवत ने बोला कि वाल्मीकि समाज को हर जगह सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हर जाति समान है और अगर कोई विषमताएं रही हैं उनके खिलाफ काम लगातार जारी है। चरण सिंह जी, देखिए पद्मजा जी, जब मैं यही तो कह रहा हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर ये इतने पिछड़ी जातियों के साथ में है तो फिर ये जातिगत जनगणना के क्यों खिलाफ है? इन्होंने कास्ट सेंसस पूरे विश्व के सारे देशों ने करा लिया, लेकिन भारत ने नहीं किया। पर आरएसएस ने तो आधिकारिक तौर पर बोला है कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। होना चाहिए पर उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आरएसएस ने तो आधिकारिक तौर पर बोला है कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। मुझे बोलने तो दीजिए ना। देखिए आपकी समस्या ये है पद्मजा जी, आप मेरे से बहुत सयानी है, मैं मानता हूं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप इतने आप बहुत बड़े नेता हैं, बट मैं सिर्फ इतना आपने जो कहा वो इसके खिलाफ है, मैं उसको थोड़ा सा करेक्शन कर रही थी बस। नहीं, मैं देखिए वो करेक्शन, अगर मैं बीजेपी पे कोई एलिगेशन कर रहा हूं तो उसका करेक्शन बीजेपी का प्रवक्ता करे, आप कृपया करके मत करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब इनके साथ में रहने वाले, चाहे वो निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर है, सभी लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, फिर ये क्यों नहीं कर रहे भाई? जातिगत जनगणना के ऊपर कह दे नरेंद्र मोदी कि हम करने के लिए तैयार हैं, या हम फलाने महीने से हम जातिगत जनगणना चालू कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे? तो ये तमाम सारी बातें हैं, इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। फिर इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के अंदर बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां जो निकाली हैं, क्या उसमें रिजर्वेशन क्या उसमें खत्म नहीं हुई है? तो ये आरक्षण के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक तो है ना मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, ये सिद्ध हुआ है। तो हम संविधान बदल देते। सबसे पहले पद्मजा जी, मैं विरोध जताना चाहता हूं। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया आपके लिए, सयानी। सयानी का अर्थ स्लाई होता है। मैं इस प्रकार की भाषा का स्पष्ट विरोध करता हूं। अब मैं आ रहा हूं कास्ट सेंसस पर। देखिए आरएसएस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कास्ट सेंसस के विषय पर, और हमने भी का मतलब होता है तजुर्बे का। अंग्रेजी मत समझाइए, इसलिए आप इस परिभाषा को बदली मत करिए। नहीं, आपको हिंदी नहीं आती है, अरे भाई तुम मेरे टीचर नहीं हो, समझा ना? मुद्दे पे आइए। तुम मेरे टीचर नहीं हो भाई। कास्ट सेंसस तो पहले तो तुम बोलना बंद करो यार। जानता हूं बराबर क्या बोलना है। देखिए कास्ट सेंसस के विषय पर मैं अपना रुख स्पष्ट कर दूं। भाई तुम मेरे टीचर मत अलग बात है। देखिए कास्ट सेंसस पे आपने सवाल किया है, कास्ट सेंसस में मैं बता दूं, जब तुम बदतमीजी सुनेंगे, कास्ट सेंसस पर मैं ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, और हमने घुमाने का प्रयास किया है। हम वैचारिक तौर पर कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं, हम वैचारिक तौर पर कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं, लेकिन ये जिस प्रकार की लिपापोती करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। 2011 में ये बोलिए, तारीख बोलिए, तमीज सीखिए। 2011 में जब कास्ट सर्वे हुआ था तो 8.19 त्रुटियां पाई गई थी, जिसका अभी तक 1.5 करोड़ त्रुटियों का कोई निदान नहीं पाया। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो लिपापोती हो, लेकिन जब समय पर्याप्त आएगा हम सबसे पहले वो करेंगे। ये इन्होंने क्या किया? कर्नाटक में कहा कि कास्ट सेंसस हो गया, कहां है सार्वजनिक करने के लिए? सैयद जवाद, अब उसकी टाइमलाइन तो है, टीवी पे डिसाइड नहीं हो सकती, दिखाइए टीवी पे डिसाइड नहीं हो सकती, पर जहां तक फंडामेंटली कौन उसके पक्ष में है, विपक्ष में है, ये बात साफ हो चुकी है। सैयद जवाद, ये बताइए, आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही। उन्होंने क्या बोला कि महाराष्ट्र चुनाव में हर किसी को मिल करके, साथ में रह करके लड़ना चाहिए। एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुन लेते हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए, अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से, जरा समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सबको एकजुट रहना पड़ेगा, साथ में लड़ना पड़ेगा, तो वो सही है। पर अगर मोहन भागवत कहते हैं कि सबको साथ में रह करके एक पूरे समाज को साथ में रहना चाहिए,
तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। ऐसे कैसे सैयद जवाद? सर आपने शायद खुद को म्यूट कर रखा है। चलिए उनको ऑडियो फिक्स करते हैं। चरण सिंह जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सब पार्टियों को साथ में रहना चाहिए तो वो सही है, ठीक है। सैयद जवाद जवाब दे रहे हैं, बोलिए सैयद जवाद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों को, सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो मोहन भागवत साहब कह रहे हैं वो लगभग अपनी बात हर साल हर जो है ऐसे मूवमेंट पे आकर के और कभी समारोह में अपनी बात से खुद कॉन्ट्रोडक्टिव बातें करते हैं, खुद पलट जाते हैं अपनी बात को। वो है ना कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। क्या है, अभी आपको बता दूं, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है, यूएस की रिपोर्ट है, genocide.web की एक रिपोर्ट कहती है, और माइनॉरिटीज के ऊपर यूएन की और तमाम जगह की रिपोर्ट है इंडिया के बारे में। उसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। और 2014 के बाद से देश के अंदर, अपने देश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर कितने हमले बढ़ गए। और अभी जिक्र कर दूं मैं मणिपुर का, तो तकलीफ होने लगेगा कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा, वहां पे नहीं बोलते। छोटा सा मैं एक इंटरजेक्शन कर दूं, क्योंकि आपने वो यूएस की रिपोर्ट का जिक्र किया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि ये रिपोर्ट यूएससीआईआरएफ ने निकाली है। उन्होंने कहा कि जो उस रिपोर्ट में लिखा है हम उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, क्योंकि ये एक अलग ही बॉडी है, अलग ही संस्था है। उन्होंने जो भारत के बारे में लिखा है हम उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते। पर चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मत करिए, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आप नहीं, मैं नहीं कर रही, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हम अग्री नहीं करते। पर चलिए, जितने लोग कर रहे हैं डिसएग्री कर सकते हैं अपनी बात को, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी हैं बहुत सी जगह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और तमाम जगहों पर। ये मेरी नहीं अपनी कही हुई, ना मैंने अपने घर पे बना ली, लेकिन बहुत सी जगह पे इस चीज की सच्चाई। अब आप ये भी नहीं मानेंगी कि मणिपुर जल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, वहां के खुद की गवर्नर, महिला गवर्नर कई दफा रो चुकी है। उससे हिंदुओं को बांटने का क्या ताल्लुक है सर? मुद्दे पे आइए ना। मैं माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज की उन्होंने जिक्र करा, फिर उन्होंने कट्टरता का जिक्र करा। मैं कट्टरता के खिलाफ लड़ता आया हूँ और आज भी लड़ूंगा, जब तक है कट्टरता के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो। कट्टरता से समाज का और देश का नुकसान होता है, लेकिन आरएसएस से ज्यादा कट्टर ऑर्गेनाइजेशन मुझे आज तक नहीं दिखी। जितनी कट्टर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, उससे ज्यादा कट्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आप बताइए, बात करी जा रही थी, अभी करण साफरा साहब ने बहुत सही बात की आरक्षण के मुद्दे पे। मैंने जब बार बार ये सवाल करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर कैसे जो है ओबीसी का रिजर्वेशन खाया गया, दलितों का खाया गया, कैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और आप देखेंगे उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियां हैं, वो एक मानसिकता का, एक विचारधारा के लोगों की और एक ही मैक्सिमम जाति के लोगों की कैसे होती हैं, वो जवाब नहीं है। अभी यही उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ क्या करा गया वो भी हमने देखा, और उसके बावजूद कल गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है, उसकी भी चर्चा नहीं, फौरन कह दिया ये हमारा, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे कोई मतलब नहीं। गिरिराज सिंह के बयान से इसका मुद्दे से क्या लेना सर? टॉपिक पे आइए ना। मैं टॉपिक पे इसलिए आ रहा हूं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे देश के अंदर ध्रुवीकरण होता है। मैंने आपके सामने कितने एग्जांपल लिखे, वो क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ध्रुवीकरण की तो बात ही नहीं कर रही, ध्रुवीकरण का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। मोहन भागवत ने आज साफ साफ बोला कि हिंदू समुदाय को एकजुट रहना चाहिए, उनको बंटने से बचना चाहिए, क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी है जिससे हिंदुओं को बांटने की लगातार कोशिश की जा रही है। यही लोग आरएसएस के लोग ही बांट रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर भी लोग बैठे हुए हैं, वो आरएसएस की विचारधारा के, मानसिकता के लोग बैठे हुए कैसे? हैं। तमाम कैसे बांट रहे? मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी के लोगों का रिजर्वेशन किसने खाया, ये मैंने थोड़ी ना बोला है आकर के, ये तो साफ बात है। मामला कोर्ट तक गया हुआ था, ये मैंने खा लिया रिजर्वेशन या उत्तर प्रदेश की? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तो कहते थे यादव राज है, यादवों का राज है। क्या यादव जो है हिंदू समाज के लोग नहीं है? अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे जाकर के जितने भी वैसे आपको पता है ना कि जो ओबीसी मोर्चे के मुखिया हैं हरियाणा में, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भेदभाव किया गया है। आपको उत्तर प्रदेश भर्ती घोटाला दिखाई दे रहा है और उसका जवाब देंगे, तुहिन सिन्हा देंगे, करण वर्मा भी जवाब देना चाहते हैं। पर अभी जो हरियाणा में कांग्रेस के खुद के ओबीसी मोर्चा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को ना कोई तवज्जो दी गई, ना मुझसे कोई बात की गई, और तो और मुझे एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। अरे तो वो भी क्या पिछड़ी जातियों के खिलाफ है? देखिए महाराष्ट्र के अंदर फेंकू बात, महाराष्ट्र के एक शायद डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी
वो उसका फंसे इससे जाते क्या लेना हैं देना जाल के है? अंदर। वो तो रिजर्वेशन अरे के लिए बताइए कर रहे हैं। भेदभाव। अरे भाई अच्छा, कौन रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है? यही आरएसएस के लोग रहे रिजर्वेशन चलिए के बताइए खिलाफ। करण वर्मा, कौन ये है रिजर्वेशन आरएसएस के ऊपर बीजेपी का चला असली करके चेहरा नहीं कहते हैं? पिछड़ों के खिलाफ। पहली बात तो अनिल यादव हैं जो कांग्रेस के ओबीसी चीफ हैं, उन्होंने बताया किस तरह से उनको चिन्हित करके किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी बेइज्जती करी गई, ये उन्होंने खुद बताया अनिल यादव। दूसरी बात जरा देखिए इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, वाल्मीकि समाज का किस तरह से फंड खाया। कर्नाटक के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी के मेरी सांसद बात, ने कहा कि अब मैं बात कर डिस्क्रिमिनेशन सकता हो हूँ रहा है। पद्मजा जी? आप पद्मजा जी मैं बोल बताइए, सकता बड़े हूँ? लेखक साहब, खुद पद्मजा भारतीय जी मैं जनता बात अरे कर सैयद सकता जवाद हूँ? साहब, मेरी इतना बात शांति सुनो। से पूरा डिबेट चल रहा है, आप बात क्यों सुनने उत्तेजित दीजिए। हो रहे हैं? आपके पास वापस भारतीय आऊंगी। जनता पार्टी में पूरी बात डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सुन लीजिए। दलितों के साथ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ करण वर्मा, ये जो जिस इंडेक्सेस को गिना रहे हैं उनके तहत बांग्लादेश और श्रीलंका जो है हमारे से हंगर में ऊपर और हम ही से खाना इंपोर्ट करती हैं। ये जिस इंडेक्स को गिना रहे हैं उसमें पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है, जहां पर एक एक बोरी आटे के लिए लड़ रहे हैं, और तालिबान में प्रेस फ्रीडम ज्यादा है हिंदुस्तान से। तो इनके ज्ञान की तो बहुत चर्चा है, छोड़ दीजिए इनको। पर समाजवादी पार्टी क्या किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश में? जॉब्स में प्रमोशन जो बसपा के दौरान हुआ था दलितों का, उनको डिमोट करके पीछे ला करके 2012 में एक स्टेप पास किया अखिलेश यादव ने। तब इनको नहीं नजर आया कि ये दलित विरोधी है। मतलब आरएसएस में आज 3.2 मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है आरएसएस, वो आपको दलित विरोधी लगता है? वहां दलित ओबीसी सब एक साथ पढ़ते हैं। पंडित नेहरू, मैं तो सापड़ा साहब से पूछ रहा हूं, पंडित नेहरू उन्हें 1963 में रिपब्लिक डे परेड में लेकर आते हैं कि इन्होंने क्या शानदार काम किया है चाइना वॉर में। तो तब क्या हो जाता है? ये पंडित नेहरू ने किया 1963 में आरएसएस के लिए। तो थोड़ा जान करके पढ़ करके आया करिए महाराज आप। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ मोहन भागवत साहब की जाति क्या है? क्या आरएसएस का कोई अध्यक्ष दलित बन सकता है? ये कोई देखिए, महिला बन सकती है? चलिए बताइए जाति क्या है? ये राहुल गांधी की। देखिए, आपकी जाति क्या है? आप अशरफ समाज से आते हैं, अंसारी से आते हैं, अरजल से आते हैं, किस जाति से आते हैं? अपनी जाति बताओ पहले। किया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, किस तरह के हो? किसको मानते हो? अहले हदीस को मानते हो? अपनी जाति बताओ पहले। अहमदियों को मानते हो मुस्लिम? अहमदियों को मुस्लिम मानते हो? मिर्ची तुम्हें लगी है? किस जात के हो? बताओ अपनी जात। उधर की ना बात कर रही है। बताओ, अंसारी हो, अशरफ हो, अजरल हो, क्या हो? बताइए ना। 72 फिरके बताओ अपने बारे में। जवाब नहीं है। पद्मजा जी, they are exposed। ये आज इनकी वो हालत हो गई है, जात पात की बात करते थे, मुस्लिम की जात आज लोग पूछ रहे हैं। इन्होंने पसमंदा समाज के साथ जो शोषण किया है पिछले 70 साल में, केवल और केवल 15% उनको सीट्स दी है लोकसभा में, जबकि 85% पसमंदा समाज। नहीं, ये एक बहुत जरूरी बात छेड़ी है। करण वर्मा ने एक बहुत जरूरी बात छेड़ी है, और चरण सिंह सापरा जी मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ठीक है, अगर आप हिंदू समाज के अंदर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अलग अलग जातियों को दबाया जा रहा है, ठीक है, आप उनकी आवाज उठा रहे हैं, आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, पर यही आप मुसलमान समाज के लिए क्यों नहीं करते? ये सीधा सवाल पूछा जा रहा है। अरे सर, आप मेरी आवाज क्यों दबा रहे हैं? सैयद चलिए बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड बोलिए। तथ्यात्मक चीज रख दो, 10 सेकंड। अभी यहाँ पर तुहिन सिन्हा भी बोल रहे हैं, करण वर्मा बोल रहे हैं। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके पास आरक्षण है? ये पता है आपको? यहाँ के माइनॉरिटीज के पास है आरक्षण? चलिए बताइए कितना परसेंट आरक्षण है? बताइए बांग्लादेश में कितना परसेंट आरक्षण मिला हुआ है? ठीक है, अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो इन से मैं सवाल पूछूं? वहां पर, यहाँ नहीं है। एक सेकंड, बताइए कितना परसेंट? चरण सिंह सापरा जी, वैसे तो कई मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिला हुआ है, पर चलिए अरे क्योंकि भाई हमारे कानून के हिसाब से किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता सर, ये तो हमारा कानून है, वो कानून बदल देंगे क्या? एक सेकंड, आप कहाँ मुद्दे को ले जा रहे हैं सर? एक सेकंड, आप डिबेट कहाँ ले जा रहे हैं? आप कह रहे हो? एक सेकंड, और आप चरण सिंह सापरा जी को मौका क्यों नहीं दे रहे जवाब देने का? किस प्रकार से बोलने का संविधान का विरोध कर रहे हैं? इनके समर्थन में तुहिन सिन्हा। एक सेकंड चरण सिंह जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक सेकंड प्लीज चिल्ला चिल्ली। ठीक है, एक सेकंड सर, आप क्यों इतने व्याकुल हुए जा रहे हैं? मैं आपको वक्त दूंगी सर, एक सेकंड। चरण सिंह सापरा जी, हाँ चरण सिंह सापरा जी, सीधा सवाल यही आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि अगर आप सच में सामाजिक हकों की बात कर रहे हैं, आप हर किसी के लिए आवाज उठाइए। आप जो मुसलमान समुदाय में भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके बारे में कभी बात क्यों नहीं करते? नहीं, हम तो सबके लिए आवाज उठाते हैं। हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते,
अनेकता में एकता जो है उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने जिस तरह से बात की, उन्होंने अच्छी बात की है कि सबको इकट्ठे रहना चाहिए। मैं इसमें सहमत हूं, मैं इसमें कोई असहमति नहीं जता रहा हूं। नहीं, पर वो मेरा सवाल नहीं है। मोहन भागवत जी ने मेरा सवाल नहीं है। जब राहुल जी कहते हैं सर, नहीं सर, जब राहुल जी कहते हैं कि जाति विशेष जो है बाकियों पे हावी हो जाती है, मुसलमान जातियों की बात क्यों नहीं की जाती? आप मानते हैं कि मुसलमानों में भी कई सामाजिक विषमताएं हैं, कि कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको उनका हक नहीं मिला है पिछले 70-75 सालों में, उनके खिलाफ अभी भी भेदभाव होता है? पद्मजा जी, जब मैं कह देता हूं ना, जब मैंने कह दिया कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते, तो एक लाइन में मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी इतने ही अगर चिंतित हैं हिंदुओं के लिए, हम उनका समर्थन करते हैं उस पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट का, लेकिन अगर वो चिंतित हैं तो फिर उनको ये भी कहना चाहिए था कि आज इस देश में महंगाई है तो उससे हिंदू को भी परेशानी हो रही है, तो महंगाई किस तरह से कम होगी ताकि हिंदू में परेशानी कम हो, हिंदुओं के लिए भी महंगाई कम हो, मुसलमानों के लिए भी महंगाई कम हो, सबके लिए महंगाई कम हो। अगर इस देश में बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन ऊपर बढ़ती जा रही है तो क्यों उसमें कमी नहीं आनी चाहिए? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है तो उससे हिंदू भी इफेक्ट हो रहा है, मुसलमान भी इफेक्ट हो रहा है। इस पर मोहन भागवत जी को बात करनी चाहिए थी। अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिल रही है तो उस अग्निवीर के अंदर तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लोग हैं। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, एक तबका डिमांड कर रहा है, तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो मोहन भागवत जी को जो देश के विषय है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो जानबूझकर इस तरह की विवादित बातें करके एक पोलराइजेशन करना चाहते ताकि काउंटर पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। ठीक है, विवाद खुलेआम नजर आ रहा है। विवाद कौन खड़ा कर रहा है? तुहिन सिन्हा, चरण सिंह सापरा कह रहे हैं मेरा स्टैंड बहुत साफ है कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। हम मुसलमान जातियों में भी अगर किसी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उतने ही हम उसके बारे में कंसर्न्ड है जितने हिंदुओं में। देखिए, अगर होते तो फिर इन्हीं गिमिक्स में नहीं जाते ना कि मुसलमान डिप्टी सीएम दे देंगे महाराष्ट्र को। वाकई ये उस विषय पर बात करते। इन्होंने आदरणीय मोहन भागवत जी का पूरा स्पीच ही नहीं सुना। देखिए, इतनी आधुनिक स्पीच थी, कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की होगी। क्लाइमेट एक्शन पर चर्चा की, ड्रग एडिक्शन पर चर्चा की। लेकिन अब सप्रा जी अगर उनका स्पीच लिखना चाहते हैं तो उतना योग्य बनिए कि आपको बुलाया जाए कि आप सजेशन दीजिए। देखिए, लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं की, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की, अग्निवीर पर चर्चा नहीं की, आप इन्फ्लेशन दर देखिए ना, आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। आप इन्फ्लेशन दर समझिए भाई, जातिगत जनगणना पर मोहन भागवत जी ने चर्चा करनी चाहिए थी। देश का उन्होंने अपना उपदेश दे देना चाहिए था। देश का इन्फ्लेशन, वो भी तो रिमोट कंट्रोल से भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं ना, जनगणना पर आरएसएस ने ऑफिशियल बयान दे दिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इग्नोरेंट है। देश के मुख्य मुद्दों पर जनगणना पर आरएसएस ने ऑफिशियल स्टैंड दे दिया, उसके बाद इधर उधर की बात करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए पद्मजा जी, ये लोग इनकी पात्रता देखिए। ये लोग सवाल उठाते हैं कि आरएसएस नेतृत्व जो है इनके हाथ में क्यों है, उसके हाथ में। ये वो पार्टी है जो 60 सालों तक, 60 वर्षों तक एक परिवार के चंगुल से बाहर नहीं आ पाई। और ये भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी महंगाई पर बात क्यों नहीं की, जहां एक बेरोजगारी पर पोस्टर लगाने वाला, जहां पर एक प्रचारक जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, पोस्टर लगाने वाला बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है, प्रश्न उठाते हैं। आज के मौके पर जो संदेश देना था की मानसिकता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने जो संदेश दिया वो स्वयंसेवकों के लिए था, वो देश के लिए था, और वो एक सैद्धांतिक संदेश था कि आने वाले दिनों में अगर कोई बंटवारे की राजनीति होती है तो किस समुदाय को किस तरीके का स्टैंड उस पे लेना चाहिए। पर उसमें क्या मैसेज था, क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, ये चर्चा लंबी चलेगी। पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।